नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। रक्षाबंधन पास में है और रक्षाबंधन हो या फिर कोई और त्योहार हो, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आती है वो हमने देखा हाल ही में। कृति सेनन की जो एडवर्टाइजमेंट आई गीवा ज्वेलरी से जुड़ी हुई, वो देखकर सभी के मन में रोष है। और बाद में जाके अभी कृति सेनन का एक ट्वीट भी आया है कि संस्कृति मन में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन हमने देखा कैसे वाहियात किस्म के कपड़े पहन के वो एडवर्टाइजमेंट थी। क्या कोई सभ्य घराने की घर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के कभी त्योहार मनाती है? ये एक प्रश्न है। वैसे हमेशा ही हिंदू त्योहारों को टारगेट करते हुए हमने कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट इसके पहले भी देखी। लेकिन ये जो थी, ये सही में वाहियात किस्म के कपड़े पहन के कृति सेनन ने क्या जताना चाहती है, आइए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जगन पंड्या सर। सर, आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्ते वर्षा जी। सर, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा आज तक किसी भी घर में इस तरह की लड़कियां कपड़े पहन के अपने भाई के सामने रक्षाबंधन मनाती। उन्होंने भाई को भी राखी बांधी, अपने कुत्ते को भी बांधी, ऐसा कुछ आया है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एक एजेंडा चला रहे हैं? और सर, अभी कृति सेनन ने ईद मुबारक के लिए जो किया है, सफेद कपड़े पहने हुए हिजाब डाल के ये वर्षा जी का एलजीबीटीक्यू और वोकिज्म का जो कल्चर है, जो अमेरिका से एक आयात हुआ है भारत देश में। और उसमें ये है कि पशुओं को ज्यादा प्रेम करो मानवों से अधिक। दूसरा कि किसी बंधन में मत बंधो। तीसरा कि समाज के जो नियम है उसको रिजेक्ट कर दो। और सबसे बड़ा जो चौथा मुद्दा है वो ये है कि कला क्षेत्र में कल्चरल शोक आप करोगे तो ही आप नोटिस होंगे। आप कैसे विवाद में रहकर वो उर्दू में कहते हैं ना कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। तो इस प्रकार से एक एजेंडा चल रहा है और इसकी शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को, कि इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध में उसके बाद जो वामपंथी थे उनकी जो इच्छा थी कि एक ब्लडी रिवॉल्यूशन हो और शस्त्र से रिवॉल्यूशन हो पूरे विश्व में। और सोवियत संघ में बैठकर वो कंट्रोल कर सके सबको। तो उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई और जो जमींदार है, भूमिपति है, और जो श्रमिक है, किसानी करता है, जो किसान में मतलब खेती में श्रम करता है, ये दोनों वर्ग के बीच में इतना कुछ नहीं हुआ शस्त्र वायोलेंस। तो इनके बाद एक एंटोनियो ग्रामस्की और जॉर्जी लुकास, ये दो प्रमुख लोग थे जिन्होंने एक थियरी डेवलप की और उसका नाम दिया कल्चरल कम्युनिज्म। नियो कम्युनिज्म भी उसको बोलते हैं, लेकिन मैं उनको कल्चरल टेररिज्म बोलता हूँ। यस। इनका उद्देश्य ये था कि यदि हमको शासन करना है तो सबसे पहले तो ये लोग किससे जुड़े हैं, तो उनका जो टारगेट था वो पहले यूरोप था। तो यूरोप में उनको ये था कि ये लोग क्रिश्चियन वैल्यूज से जुड़े और क्रिश्चियन वैल्यूज हो और ब्रॉडर वे में इस्लामिक वैल्यू हो, वो परिवार से जुड़ती है। और परिवार एक यूनिट होता है। परिवार में सब लोग मिल बैठ कर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और एक सिस्टम होता है कि पुरुष है वो कमाई करता है और महिला है वो घर की देखभाल करती है। और कुछ नियम है कि भाई आपका विवाह है तो विवाह या एक ही व्यक्ति से हो सकता है। और आप यदि कहीं और रिलेशन रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तो व्यभिचार कहा जाता है। और उसकी सभी पंथों में दंड की अनुमति है। हमारे यहाँ पाप माना गया, हमारे यहाँ कोई दंड की अनुमति ऐसी नहीं है हिंदू यस। धर्म में। राइट। लेकिन क्रिश्चियन में और इस्लाम में तो बहुत ही कठोर इसका दंड होता है। होता है। उसको यस। कई कई बार तो जैसे हम जिसको तालिबानी सजा देते हैं वैसा वो करते हैं। तो इनका टारगेट, और वो कैच देम यंग, वो फिलोसफी में मानते हैं। तो बच्चों को कैसे क्योंकि बच्चे वो एकदम कोरी स्लेट होते हैं,
उसमें कोई अक्षर उसमें जो हम अक्षर डालते हैं वही अक्षर होता है, उसका सबसे बड़ा काम होता है शिक्षक का। तो ये जो एंटोनियो जॉर्जी लुकास हंगेरी के संस्कृति मंत्री बने, और उन्होंने एजुकेशन में दाखिल किया, सेक्सुअल एजुकेशन जैसा, और यस। उसका पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते थे। हम्म। लेकिन उस समय तो इतना विरोध हुआ कि उनको भागकर वहां से जाना पड़ा। यस। ये जो थियरी है वो फिर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी पहुंची जर्मनी में। लेकिन जर्मनी में हिटलर का शासन आ गया, तो वहां से भी उनको भागना पड़ा। लेकिन वो वहां से भागकर पहुंचे अमेरिका। एक मिनट, हाँ, कोई कॉल तो ये भागकर पहुंचे अमेरिका, और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको आश्रय दिया, और उन्होंने जो थियरी डेवलप की थी उसको उसको बाद में एक पूरा एजुकेशन में दाखिल किया। स्टडी ऑफ लिबरल आर्ट्स भी बोलते हैं उसको। और उसमें एक बाद में जाकर कि हमको पूरे जो समाज है उसको वर्ग विग्रह में डालना चाहिए। पति पत्नी है, माँ बाप और संतान है। तो आप देखिए कि आज भारत में जो चल रहा है वो पति पत्नी के बीच संघर्ष चल रहा है, और माँ बाप और संतान के बीच में चल रहा है। तो ये सारे भाई भाई के बीच में संघर्ष चल रहा है, देवरानी जेठानी के बीच में चल रहा है, सास बहू के बीच में चल रहा है। ये जो संघर्ष है ये आप देखेंगे तो इतना बहुत नहीं था। लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये अमेरिका में भी किया। अमेरिका में तो महिलाओं की बहुत ही स्थिति खराब थी, तो वहां पर एक सरल हो गया, और वो लोग जल्दी इसकी झपट में आ गए। और हम्म। वहां पर ब्रा बर्निंग मूवमेंट भी चला कि हमको क्यों बंधन रखना है, सिगरेट के एडवर्टाइज। अभी यस। इसमें जो मैं बात बता रहा हूँ कि जो आपने कृति सेनन वाली बात की, जीवा ज्वेलरी की बात की, तो इसमें एक कैपिटलिज्म भी सम्मिलित हुआ। उनको इसमें अवसर लगा कि अपनी जो प्रोडक्ट है वो बेचनी है, तो हम क्या करें कि जल्दी से जल्दी नोटिस हो। हम्म। तो सिगरेट की जो प्रोडक्शन थी, सिगरेट का कंजम्पशन था, कंजप्शन इतना नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उनको एक एडवर्टाइज वाले ने कंसेप्ट दिया कि यदि इसको महिलाओं की लिबरेशन ऑफ द विमेन हम्म। इसके साथ जोड़कर आप हम्म। कुछ मॉडल को पैसे देकर उसका एक मार्च निकलवाइए, और वो सिगरेट पीते हुए निकले और ऐसी बात करे कि वी आर वीमेन एंड वी आर फ्री। तो वी विल लिव अवर एट अवर फ्री विल, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। तो हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन इसका कंजप्शन बढ़ जाए। तो वहां पर ये एडवर्टाइज इतनी चली, और इसकी विधिवत रूप से एक मार्च निकली महिलाओं की। और उसमें इन्होंने कुछ जो मॉडलों को पैसे दिए थे उन्होंने सिगरेट पी। तो इसमें तो ऐसा है कि फिर ये तो जो कोरोना वायरस की तरह होता है कि जो खराब बातें होती है उसकी जल्दी नकल करते हैं वहाँ। और खास करके वहां जहाँ पर नारियों को दबाया जाता है इतनी बहुत। तो यस। वहां पर इतने ये 90s 50s में 60s में ये होने लगा, और फिर पॉर्न इंडस्ट्री का भी प्रादुर्भाव हुआ कि ये कुछ ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो क्योंकि महिलाओं को तैयार किया जा रहा था कि आप ऐसा ऐसे बोल्ड सीन दीजिए। पहले हॉलीवुड में आया, फिर पॉर्न इंडस्ट्री आई, और भारत में आने के लिए ये जो 90s के डिकेड में हमने लिबरलाइजेशन किया और यस, उसके बाद। प्राइवेटाइजेशन किया, इसके बाद ये बहुत ही बढ़ गया। क्योंकि तब तक हमारे यहाँ आप देखेंगे 95 तक आपके जो आसपास हम देखेंगे कि महिलाएं कैसी वेशभूषा पहनती थी, सलवार कुर्ता पहनती थी, यस। सलवार और साड़ियाँ पहनती थी। आज हम देखते हैं कि दुपट्टा भी डालना महिलाओं को लगता है कि ये भी एक बंधन है, और साड़ी अवसर पर ही पहनते हैं, त्योहार पर ही पहनते हैं। वो अपनी इच्छा की बात हो सकती है। लेकिन ये जो एक बात है कि आपको हर त्योहार पर, हिंदू त्योहार पर हिंदुओं के पास से ही आपकी प्रोडक्ट खरीदवानी है, और उसमें हिंदू नारी को ही आप ऐसा दिखाएंगे। आप हिंदू कस्टम पर, हिंदू रिवाज पर प्रश्न उठाएंगे, जैसे आलिया भट्ट की एडवर्टाइज मान्यवर में
कन्यादान पर प्रश्न उठाया गया था। तो आप एक बार बुरखे में जो महिला है उसके ईद पर एडवर्टाइज डालिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे। उनका पूरा सिस्टम ऐसा चलता है कि वो बाय फ्रॉम मुस्लिम और बताते हैं कि वो सेल तो अब हिंदुओं को भी करेंगे, लेकिन बाय फ्रॉम मुस्लिम उनका जो कंसेप्ट है, जो पूरा ये चलता है कि इस्लामिक का पूरा उसका हलाल सर्टिफिकेट वो देंगे तभी वो प्रोडक्ट है वो हलाल बनेगा, और वही प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। वही आप प्रोडक्ट यूएई में भी बेच सकते हैं बिकने के लिए। तो स्वामी रामदेव कोई भी बात करें, लेकिन उनकी जो कुछ प्रोडक्ट है वो भी इसको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जो संस्था है वो फिर टेररिज्म को भी, मतलब उनका जो आरोप लगता है फंड्स उनको चाहते जामीन जमानत दिलवाने के लिए भी काम करते हैं। तो उनका एक पूरा सिस्टम है कि इसके कारण वो कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि भूखे वाली नारी है वो ईद पर अपने कपड़े फेंक देती है, या तो फिर ऐसे कृति सेनन जैसे कपड़े में बैठकर वो सेवैया खा रही है। कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे वो, क्योंकि सर उनको दूसरी। पता है कि यदि एक बार भी हिम्मत की तो हमारे प्रोडक्ट है उसका सत्यानाश हो जाएगा। यस, ये गीवा ने सर अभी ये एडवर्टाइजमेंट जो कृति सेनन के साथ बनाया था वो शायद उन्होंने रिमूव कर दिया है अपने इंस्टाग्राम पेज से। लेकिन बात ये नहीं है सर, ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद जिस तरह से क्रिटिसिज्म शुरू हुआ एक तरफ, दूसरी तरफ सर हमारे कुछ पॉलिटिकल नेता, उसमें राहुल गांधी का नाम, फिर वो सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने तो इतना कहा कि व्हाट वुमेन वियर्स इज हर चॉइस, ये कहा। और दूसरी तरफ कंगना रनौत ने भी इसके ऊपर काफी कड़ी टिक्का करते हुए कहा था कि ये जो है टाइंग राखी इन बिकनी के जैसा। तो सर ये जो है कि आप जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हमारे ही त्योहारों को इस तरह से ये लोग टारगेट करते हैं। तो ये अभी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, ये कह रहे हैं कि इट्स हर चॉइस। तो देन अदर साइड में भी है सर, फिर जो लड़कियां हिजाब पहनती है या फिर जो भी उनके जो कंपल्शंस है। वो ऐसा है कि देखिए इस्लाम की सिस्टम कैसी है कि इस्लाम में जो लड़कियां होती है, नारी होती है, चाहे वो किसी भी एज की हो, तो उनको पुरुषों की हिसाब से ही चलना होगा। और इतना वो सिस्टम, इसकी जो पकड़ है वो इतनी मजबूत है कि तबलीगी जमात वाले लोग हैं वो, आपका आवरण के नवल कथा पढ़िएगा, नोवेल एस 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 भैरप्पा, एच एल भैरप्पा या एस एस भैरप्पा, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन भैरप्पा नाम कंफर्म है। कर्नाटक के लेखक थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता थे, और फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। तो उन्होंने आवरण में लिखा है कि तबलीगी जमात वाले लोग और ये नवल कथा केवल नवल कथा नहीं है, सत्य का अंश है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड उसमें पूरा वो है कि डॉक्यू नॉवेल बोल सकते हैं, रेफरेंस के साथ उन्होंने लिखा है। तो तबलीगी जमात वाले लोग वो हर एक घर में घूमते हैं, और यदि आप इस्लाम का आचरण, इस्लाम के अनुसार आचरण नहीं करते, अपनी पोशाक, अपनी खान पीन, नमाज पढ़ना आदि नहीं करते, तो वो फोर्स करेंगे। और पूरा एक कट्टरवादियों की इसी उस पर पकड़ है कि उसमें पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण कुछ बहुत सारी महिलाएं वो कहती है कि हमको ऐसा करना ही चाहिए। मतलब यदि बहू नहीं करती है घर में और ऐसे कपड़े पहनती है, तो सास है या फिर जो लड़की उसकी माँ उसको फोर्स करेगी कि तुमको ऐसा करना ही है। यदि नहीं करेगी तो उसको मार पड़ेगी, उसको रूम में बंद कर देंगे, और वो किसी को वो फरियाद भी नहीं कर सकती। यदि फरियाद करने गई या वीडियो डाला तो उसका अंत सुनिश्चित है। तो उनको पता है कि हम या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को शादी करा देंगे, वहां पर उसका कुछ नहीं हो सकता। आप केरल स्टोरी 2 देखिए कि कितनी मजबूत वो एक इनकी पारिवारिक सिस्टम है, पारिवारिक और सामाजिक। तो इसके कारण ये लोग कभी भी, मतलब ये जो राहुल गांधी को भी क्वेश्चन पूछ रही थी एक लड़की की, अबाया या तो हिजाब पहनने में क्या तकलीफ है, तो राहुल गांधी ने कहा कि अपनी चॉइस है, उसमें कुछ नहीं कह सकते, कि जिसको पहनना है वो पहने। तो ये वही वहां से, मतलब कोई पुरुष नहीं कह रहा है, देखिए आप इस्लाम में
जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं या तो फिर वीडियो जिसके आते हैं वो लड़कियां ही कहती है या तो महिला ही कहती है कि हमको हिजाब अच्छा लगता है, हम पहनते हैं, हमारी सुरक्षा रहती है, इसके कारण किसी पुरुष की कुदृष्टि हम पर नहीं पड़ती है। तो वहां से ही आता है। जबकि हमारे यहाँ का क्या होता है कि हमारे यहाँ हमारी लड़की या हमारी स्त्री है वो कहती है कि माई बॉडी माई चॉइस, जो यस। दीपिका पादुकोण ने किया था। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम ऐसी है कि इनको प्रमोट करना, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, फ्रॉम द एंटरटेनमेंट सेक्टर, फ्रॉम द टेलीविजन सेक्टर, फ्रॉम द बॉलीवुड। न्यूज़पेपर और मीडिया सेक्शन, फ्रॉम पॉलिटिक्स सेक्शन। ऐसा पूरा वो जो है कि आप क्रिश्चियन हो या आप हिंदू हो, क्योंकि हमारा लिबरल सिस्टम है ना, हम कोई दंड नहीं देते, हम तो कहते हैं कि आप अपने ऐसे समझो कि ये हमारे लिए अच्छा है नहीं अच्छा है। आप कहीं पर देखा है कि माँ बाप ने किसी को मारा हो, किसी ने किसको बंद कर दिया हो? ऐसी कोई होती ही नहीं। हम समझाते हैं लेकिन नहीं समझते, तो उसकी मर्जी। तो उसके साथ फिर यदि कुछ होता है तो फिर कहते हैं कि पुरुष की खराब सोच है। जैसे श्रुति सेनन ने कहा कि संस्कृति मन में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। तो उसको पूछना चाहिए कि यदि बलात्कार होता है तो बलात्कारी ऐसा कहता है कि मेरे मन में तो संस्कृति है, तो क्या दिक्कत है? तो वो मैं तो मन में तुम्हारी पूजा करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पर बलात्कार करूंगा, तो क्या वो आप उसको पसंद करेंगे? आप देखिए कि कितने कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है। आप वो तो स्पष्ट है ना कि आप आपका क्या अंग दिखाना चाहती है। आप आपका फेस दिखाएंगे, आपका मुंह पर इतना ग्लो होगा, तेज होगा, तो सब लोग आपके मुंह पर ही देखेंगे। लेकिन यस। यदि आप ऐसे कपड़े पहनती है, पुरुष भी ऐसे कपड़े पहनेगा, तो पुरुष का भी उसके अंग के ऊपर नजर जाएगी, दृष्टि जाएगी। तो पुरुष आज पुरुष का तो उल्टा हुआ। पहले पुरुष है वो पहले के हम महाभारत सीरियल में देखते हैं या फिर दूसरे ऐतिहासिक सीरियल में देखते हैं कि पुरुष ऊपर का अधोवस्त्र केवल एक ही पहनता था, उसका पूरा ढका नहीं रहता था। लेकिन आज क्या है कि आज वो बनियान भी पहनता है, उसके ऊपर शर्ट भी पहनता है, उसके ऊपर कोट भी पहनता है, टाई भी पहनता है। तो पुरुष यदि सुधरा है तो आप भी सुधरिए, उल्टा आप बगड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि विमेन आर इक्वल टू मैन, तो पुरुष तो सुधरा है ना, पुरुष ने अपनी दृष्टि भी सुधारी है। कई कई पर बलात्कार होते हैं, लेकिन आज अधिकतर ऐसा होता है कि आप ऐसे कपड़े पहन के जाती है तो पुरुष है वो कंट्रोल करता है अपनी इच्छा पर। यदि आपके उसके सामने गुलाब जामुन रखेंगे और फिर भी वो कहेंगे कि भाई नहीं खाना है, तो पुरुष कहता है कि चलो ठीक है। और अब तो स्थिति ये हो गई कि पुरुष पूछता है तो भी वो बलात्कारी जैसा उसको साबित कर देते हैं। लेकिन महिलाओं को चाहिए कि वो कुछ भी करे तो वो चलेगा। तो ये बात है वो गलत है। और इसके लिए जो एक हमको नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट का सेंसरशिप होना चाहिए, जैसे फिल्म का सेंसरशिप होता है, जैसे टेलीविजन का भी सेंसरशिप नहीं है। वेब सीरीज का तो है ही नहीं, वेब सीरीज आती ही नहीं है कंट्रोल में। तो इसके कारण पूरा समाज उसको बिगाड़ना। वो अपनी एक तुच्छ आप प्रोडक्शन अच्छी एडवर्टाइजमेंट बना। आज मैगी की जो एडवर्टाइज आ रही है कि रिश्तों को फिर महकाओ, जो दूरियां बन बन इसमें दिखाते हैं कि रिश्ते में थोड़ा अंतर आ गया है, अपने अपने काम में व्यस्त है, तो अच्छी एडवर्टाइज भी हो सकती है। तो उसके वो मैगी खाते हैं लोग। यस सर। सर ये जो पूरा है, जैसे मैंने अपन पढ़ रहे थे और इतना रोष इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से जनमानस में उभरा, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। काफी सारी ट्रोलिंग भी हुई है और इसकी वजह से गीवा ने ये एडवर्टाइजमेंट हटा दी। तो ये पहली बार नहीं है सर, इसके पहले लेंसकार्ट वालों ने भी ऐसा कुछ किया था। हम हिंदू लड़कियों को वो कुछ नहीं लगाना है, बिंदी नहीं करना है, सिंदूर नहीं डालना है। फिर बाद में उसके ऊपर भी गुस्सा हो गए लोग, तो फिर उन्होंने एक नोटिस जारी करते हुए कहा था ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर ये पहले करते ही क्यों ऐसा है कि ताकि पहले कंट्रोवर्सी हो जाए, इनका नाम हो जाए और फिर बाद में हटा लेना। तो ये सर ये ट्रायल ट्रायल मेथड ये प्रयोग कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, या फिर जो हमारे प्रयोग ही यंगस्टर्स है। हो रहे हैं। मैंने हाँ, प्रयोग प्रयोग ही हो रहा है, और बहुत खतरनाक प्रयोग हो रहा है।
यस। बहुत खतरनाक प्रयोग हो रहा है। और बहुत सारी फिल्में देखेंगे तो ये खेर खेर में फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, कि एक फैमिली में विवाह है, तो विवाह से पहले जो उनके सगे संबंधी मित्र लोग हैं, वो बैठते हैं रात को और उसको एक शर्त रखते हैं कि कोई अपनी मोबाइल नहीं देखेगा, और मोबाइल देखेगा कुछ मेल आया है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है, कोई ऑडियो मैसेज आया है, तो उसको सबके सामने पब्लिकली उसको पढ़ेगा। तो उसके कारण जो है कि एक दूसरे के प्रेम संबंध बाहर जो विवाह के उपरांत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर उसमें अंत में जाकर एक के अपने होमोसेक्सुअल रिलेशन निकलते हैं। तो ऐसे मतलब इसको नॉर्मलाइजेशन करना, नॉर्मल करना, ये बहुत सारा ऐसे वो चल रहा है कि आप कैसे एक नॉर्मल। दीपिका पादुकोण तो इंटरव्यू में कहा था कि मेरा रणवीर सिंह के साथ फिर चल रहा था, तो मेरे मन में कोई और था, मैं किसी और के साथ डेट कर रही थी। और आज हम देखते हैं कि जेनजी में जो रिलेशन की जो नए नए शब्द खोजे गए, सिचुएशनशिप, कमिटेड, फिर मैं तो भूल गया हूँ बहुत सारे ऐसे पांच छह है कि आप एक के साथ कैजुअली भी रह सकते हो लेकिन कमिटेड नहीं हो। तो दूसरे के साथ आप संबंध रख सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ संबंध रख सकते हो, ये तो एक है। दूसरा एलजीबीटीक्यू वाला तो अलग है कि आपको किस प्रकार के किसके साथ संबंध रखने हैं। आप यस। जेंडर का तो उससे भी अलग है कि आपकी जेंडर क्या है क्या नहीं, वो आप माइंड से डिसाइड करेंगे। तो पूरा ये जो एक हमने, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ पहले विकृतियां नहीं होगी, लेकिन उसको एक सबने बैठकर कोडिफिकेशन किया कि एक नियम नक्की किए कि भाई पति पत्नी संबंध क्यों रखे, क्योंकि यदि आप औरों के साथ रखते हो तो एड्स होने की संभावना है आपको। आपका फिर बेटा या बेटी जो भी होता है उसका पिता कौन, माता कौन, तो इस ये सारी बातें हैं, तो क्या पूरी समाज में व्यवस्था होगी, आपकी संपत्ति का फिर कौन वारिस होगा। अभी आप देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, तो कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि हिंदू लिव इन रिलेशनशिप है तो उसमें जो महिला है वो अपने पुरुष साथी के विरुद्ध, उसके सगे वाले के विरुद्ध, सगे संबंधी के विरुद्ध, जैसे दहेज में या तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस में फरियाद कर सकती है, वैसे वहां पर भी फरियाद कर सकती है। तो ये यस। पूरा जो सिस्टम है वो पूरा आपको इसकी विकृति होती जाएगी। आप देखिए कि कितने साइकोलॉजिकल केसेस हो रहे हैं। लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा जाकर दवाइयां ले रहे, डिप्रेशन आ रहा है। हमारे यहाँ पहले हमने डिप्रेशन का नाम भी नहीं सुना था कि कभी डिप्रेशन जैसी चीज। पहले तो कितना वो होता था, फेमिनाइन होता था, दुष्काल होता था, बारिश कम होती थी, पैदल जाना पड़ता था या तो साइकिल से जाना पड़ता था, ट्रेन से जाते थे तो भी बहुत दिनों दिन लगते थे। हमारे यहाँ संघर्ष इतना था पहले, खाने पीने की चीज इतने बाहर से हम खरीदते नहीं थे, हम इतने घर के काम करने पड़ते थे, फिर भी हम सुखी थे, इतने संघर्ष में रहते हुए भी, इतनी कठिनाइयों में रहते हुए भी। लेकिन आज इतनी सारी सुविधा होने के उपरांत, पैसा होने के उपरांत भी लोग दुखी है। क्यों दुखी है? इसी के कारण कि आप एबनॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं। यस। जो राइट। एबनॉर्मल है वो उसको आप नॉर्मल करने की चेष्टा कर रहे हो, तो इसके कारण तो दिक्कत होगी ही होगी। बिल्कुल सर। और सर हमारी संस्कृति का मूल है यही है सर कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप को कहीं ना कहीं रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो डिसेंट रूल्स है उसको, अन्यथा पूरे समाज व्यवस्था में एक अनार्की फैल सकती है। और हम देख रहे हैं किस तरह से पश्चिमात्य देशों में प्रॉब्लम्स उभर कर आ रहे हैं, ये जो थोप रहे हैं हमारे ऊपर जो विचार। और दूसरी यही है सर कि इनका ये आपकी एजेंडा जो है वेस्टर्न कंट्रीज का, कि कैसे हमारे संस्कारों को तोड़ा जाए, कैसे हमारे घर को तोड़ा जाए, क्योंकि देश तोड़ने की बात तो ये कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अंदर घुसकर दूसरा टीवी। वर्षा जी ये है कि इसके ऊपर हिंदू समाज को विचार करना होगा, क्योंकि बिल्कुल। अब तक ये मैं मानता हूँ कि अब तक पिछले कुछ वर्षों से ये जो हो रहा है, ये अब सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। जीवा की जो एडवर्टाइज आई है इसके हाँ बिल्कुल। द्वारा मैं मानता हूँ कि ये अब सेचुरेशन पॉइंट आ गया। हमने इसका सोशल मीडिया में विरोध किया,
हमने सोशल उसकी प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया, लेकिन इससे बात नहीं बनती। ये लोग कहीं पर अटकते नहीं है। इसके लिए हमको एक सामाजिक आंदोलन करना होगा इसके विरुद्ध, और एक इसके लीगल उनको मतलब इनका उनको जेल में जाना पड़े, उनको इनकी कठोर से कठोर सजा हो, और एक हिंदू डिसाइड कर ले कि हम इनकी फेम या कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो हिंदुओं की संख्या आज भी 80% है, उसमें से 5% आप मान लीजिए कि ये जो फेमिनिज्म के शिकार है या तो फिर ऐसे कुछंद विचार रखते हैं। तो मान लीजिए 5% को निकाल दीजिए, लेकिन 75% तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जो मानते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए। तो ये 75% भी डिसाइड कर ले, और उसके विरुद्ध क्यों हम लीगली नहीं उसको चैलेंज करते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि आप देखिए कि इस्लाम में कुछ भी ऐसा कुछ आ जाता है तो तुरंत उसका लीगल, कोई कानून बन गया तुरंत लीगल, कुछ भी आ गया तो तुरंत लीगल। तो वो लीगल का वो करते हैं, लेकिन हम उसका करते ही नहीं है। तो एक बार उसको जेल होगी, कठोर से कठोर सजा होगी, सरकार को हम फोर्स करेंगे कि इसके लिए कठोर नियम बनाइए, सेंसरशिप लाइए एडवर्टाइज पर। और यदि कोई हिंदू संत समाज वो क्या कर रहा है, एक भी निवेदन उसके तरफ से नहीं है, वो नहीं देखते उनको पता है। लेकिन सांसारिक लोग जो उनके शिष्य हैं, आरएसएस, आरएसएस इतना बड़ा शक्ति रखता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यदि कुछ बोल देते हैं तो हर एक स्वयंसेवक उसका चुस्ती से पालन करते हैं। यदि वो बोल दे कि ऐसे कृति सेनन हमारी ब्लैक लिस्ट में आनी चाहिए, ये आमिर खान हमारे ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए, या फिर ऐसे जो भी आलिया भट्ट है, ऐसे जो भी एडवर्टाइज बनाता है या फिल्म बनाता है, तो उसको हम बॉयकॉट करेंगे। इसकी एक भी फिल्म नहीं चलनी चाहिए। थिएटर में आप जाकर आपका बैनर से आप प्रोटेस्ट करो। तो मुझे लगता है कि इसका अंत आ ही सकता है, लेकिन हमारी जो सज्जन शक्ति है वो निष्क्रिय होकर बैठ गई, इसलिए ये दिन प्रतिदिन और भी इसका होता जा रहा है। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसीलिए जो भी आपने सजेशंस दिए कि सरकार को जिस सेंसरशिप की तरह कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि इनको रोकना फिर सोशल मीडिया के जमाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से अभी सरकार बहुत सारे रूल्स लाई है, नो डाउट, बट ये भी अभी देखना पड़ेगा। साथ में हिंदू समाज जो हमेशा बटा हुआ रहता है, एक साथ होकर कभी आवाज उठाते हुए नहीं दिखता है, वो भी करना पड़ेगा। और बाद में फिर घर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे संस्कारों को फिर से पुनर्जीवित करने की जो एक बहुत बड़ी कामगिरी जिसको बोल सकते हैं, वो तो जरूर करने पड़ेंगे सर। आपने बहुत अच्छे से सब समझाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी को कहेंगे कि रक्षाबंधन जरूर मनाइए, लेकिन जिस तरह से हम मनाते हैं, सादगी के साथ, पवित्र मन के साथ और संस्कृति के आधार पर, उस तरह से, ना कि ये कृति सेनन ने जो बताया उस पर। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे और मातरम, जय दूसरा श्री राम। दूसरा है, मैं कहना चाहता हूँ, आपने रक्षाबंधन का उल्लेख किया, तो रक्षाबंधन मनाइए, लेकिन हमारे घर में जो लापसी, शीरा या फिर गुलाब जामुन, घर पे बनाए हुए रसगुल्ला आदि ना कि मिठाइयों से कैडबरी के बनाइए, काजू साथ। कतरी से, कैडबरी के साथ नहीं। यस, थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सभी को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।